गुड मॉर्निंग टाइम स्टार्टअप भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ, और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन का सिलसिला शुरू हो चुका है। खबरें आपको बताएंगे, लेकिन फिर आपसे एक बार जरूर कहेंगे अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि जो फिट है वही तो हिट है। और फिटनेस के साथ में जरूरी है कि सही जानकारी भी आप तक पहुंचे, तो उसके लिए हम हैं ही यहाँ पर। आपको देंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राजनीति से जुड़ी हुई खबरें, चाहे मनोरंजन की खबरें, और फ्रेश एंड फास्ट पे भी आपका साथ देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार से जो बड़ी खबर है, आज लालू फैमिली के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। आज उन्हें मौजूद रहना है और आज फैसले का दिन है। तो आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पिछले काफी लंबे वक्त से ये पूरा मामला चल रहा है, और ऐसे में उन्हें सुनवाई के लिए बुलवाया गया है। बीते दिन वो दिल्ली पहुंचे थे और अब आज फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, राउज एवेन्यू सीबीआई कोर्ट में आज फैसला आने की उम्मीद है। सभी को कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था और इसीलिए पूरा लालू परिवार दिल्ली पहुंचा। बिहार में चुनावी माहौल के बीच आज का दिन काफी अहम लालू परिवार के लिए। इस बीच आज का दिन इसलिए भी अहम है कि आज फैसला क्या आएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और ऐसे में सीटों को लेकर रस्साकशी चली जा रही थी, और अब एनडीए में सीट का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। 101 सीट पर जेडीयू तो 101 सीट पर बीजेपी लड़ती नजर आएगी। पिछले विधानसभा के मुकाबले इस विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो इस बार बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रही है, यानी बीजेपी भी 101 और जेडीयू भी 101। इसके अलावा एचएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, रामविलास की एलजेपीआर, ये जो 29 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा आरएलएम की बात करें तो इसे भी 6 सीट दी गई है, यानी जो सीटों का फॉर्मूला है वो तय है। जो चिराग पासवान नाराज चल रहे थे उन्हें भी मना लिया गया है। 29 सीट दी गई है, यानी सीटों की रसाकशी के बीच अब एनडीए ने तो अपने कुनबे को समेट लिया है। अब बिल्कुल, और ऐसे में अब सीटों का बंटवारा हो चुका है, तो अब चुनाव की तरफ सभी निगाहें लगाए हैं कि किस तरीके से चुनावी परिणाम आते हैं। क्योंकि पिछली बार की बात की जाए 2020 में तो 115 सीटों पर जेडीयू उतरी थी, और जो सीटों का अंतर था उसमें जेडीयू ने ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन जो परिणाम आए थे वो उलट आए थे और बीजेपी 74 सीटों पर जीती थी। तो ऐसे में इस बार इक्वल लड़ते हुए जेडीयू और बीजेपी नजर आने वाले हैं। जाहिर सी बात है, एक भी सीट जो है एनडीए गंवाना नहीं चाहेगी, और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी बताया जा रहा है। संभव है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इसमें उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। यानी पहले सीट फॉर्मूले पर बात बन गई है और एनडीए का कुनबा एकजुट नजर आ रहा है। उसके बाद अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि चुनावी बुगल जो है वो बच चुका है, और ऐसे में उम्मीदवार भी अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता से अपील करेंगे कि उन्हें वोट दे। देखने वाली बात यह होगी कि बिहार चुनाव जिसको लेकर दावे किए जा रहे हैं, महागठबंधन एक तरफ, तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि इस बार एनडीए का सफाया होगा, और दूसरी तरफ एनडीए कह रही है कि प्रचंड जीत इस बार भी होगी। अब बीजेपी और जेडीयू क्योंकि 101 और 101 सीट पर लड़ रही है, तो किसकी कितनी सीट आती है, पिछले विधानसभा और इस विधानसभा में बहुत ज्यादा अंतर देखने को भी मिल सकता है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। फॉर्मूला तैयार है, लेकिन अब इस पर सहमति बननी है। इसको लेकर भी आज एक बड़ा और अहम दिन। जहां एक तरफ एनडीए की सीटों का बंटवारा हो चुका है, तो वहीं अभी महागठबंधन में माथापच्ची चल रही है, क्योंकि अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि कांग्रेस कम सीटों पर मानती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन बीते चुनाव की बात की जाए तो उसके हिसाब से इस बार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होने वाला है।
चलिए अब आपको बताते हैं कि महागठबंधन में पेच आखिर फंसा कहां हुआ है। इस बार बिहार में महागठबंधन में 8 दल हैं। आरजेडी कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। मुकेश सहनी और वामपंथी लगातार दबाव बना रहे हैं। आरजेडी अपने पास ज्यादा सीटें रखना चाहती है, कांग्रेस को भी ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है आरजेडी। तो आपको बता दें 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, केवल 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी कांग्रेस पार्टी। आरजेडी इस बार कांग्रेस को कम सीट देना चाहती है। पिछली बार के परफॉर्मेंस को देखते हुए कांग्रेस 50 से कम सीटों पर सहमत नहीं होती नजर आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी, 75 सीटें जीती। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन सही रहा। में 20 से ज्यादा रैलियां होने वाली हैं और उससे जो विरोधी खेमा है उसमें खलबली मची हुई है। देखिए, आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले ही उनको जवाब दे चुकी है और बिहार के लोगों को भी उस जवाब देने के लिए तैयार होना है। जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे। वो योगी जिनकी जुबान बेबाक है, बेधड़क है, जो अपने आक्रामक अंदाज से सियासत में नई लकीर खींचने के लिए विख्यात हैं। समर्थकों के सामने खड़े होकर तल्ख शब्दों में सियासी शत्रुओं पर बेहिसाब चोट करने वाले वो भगवाधारी मुख्यमंत्री जिसमें चुनावी हवा का रुख बदलने की क्षमता है। भगवा पार्टी के कोर एजेंडे की धुरी पर चुनाव में नैरेटिव सेट करने वाले वो नेता जिसके बयान पर सियासी सेंसेक्स ऊपर नीचे करता है। वो योगी आदित्यनाथ इन दिनों बिहार चुनाव में ट्रेंड कर रहे हैं। चुनाव बिहार में हो रहे हैं, लेकिन जबरदस्त डिमांड यूपी के मुख्यमंत्री की है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग लगभग फाइनल स्टेज में है। नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। इस बीच बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजेपी ने अपनी अंतिम तैयारियों को धार देते हुए स्टार प्रचारकों की बड़ी लिस्ट फाइनल कर रखी है। पार्टी की विशाल चुनावी प्रचार रणनीति के इस महाअभियान के तहत बिहार में बीजेपी अपनी सबसे ताकतवर टीम उतारने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बिहार में जिस नेता की सबसे ज्यादा डिमांड है वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। हिंदुत्व ब्रांड के सबसे प्रखर नेता माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ मध्य और उत्तर बिहार में वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगे। ये इलाका ग्रामीण है और जहां युवाओं की आबादी ज्यादा है। भोजपुरी, मैथिली और मगही जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तरी बिहार राज्य की आबादी के लिहाज से बड़ा इलाका माना जाता है। पूरा इलाका सांस्कृतिक और भाषाई रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश से काफी मिलता जुलता है, जिससे योगी आदित्यनाथ को स्थानीय मतदाताओं से स्वाभाविक जुड़ाव महसूस होने की उम्मीद है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार के लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। जो कभी सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा वोट जो है भाजपा के खाते में जाएगी। यदि योगी जी आते हैं तो सब लोगों का इच्छा रहता है कि जैसे यूपी में क्राइम रेट कमा है और हम लोग का भी इच्छा है कि बिहार में योगी ऐसा मुख्यमंत्री बने। योगी जैसा नीति हो, नियत हो, और हम चाहते हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ बिहार आए, कैंपेनिंग करे, तो ये जो एनडीए के कार्यकर्ता उसको उत्साह मिलेगी, खुशी मिलेगी और एक बल मिलेगा। अगर आ गए योगी जी तो बिहार में जो है ना 225 पार होना तय हो गया है। कहा कि योगी जी का पूरे हर स्टेट में जो उनका डिमांड है उनका भविष्य भी तय हो रहा है। योगी जी तो बहुत बड़ा काम कर दिए कि जब कुंभ मेला लगा दिए, क्रिमिनल को घर से भसा के आदमी को जान मरवा दिए। वही बिहार में हम लोग सोच रहे हैं कि वो योगी जी आ जाए। और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता देते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह जो है जयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं।
यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर, निवेश और सुशासन को लेकर बातचीत होने वाली है। तो वहीं राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जयपुर में आज किया जाना है। विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी अमित शाह करने वाले हैं। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में शामिल भी होंगे गृह मंत्री। देखिए, अब त्योहारों का सीजन है और ऐसे में पनीर हर किसी के घर में आता है और कुछ न कुछ पकवान उससे बनते हैं, लेकिन जितने भी पनीर के जो सप्लायर्स हैं उनकी तरफ से मिलावट हो रही है, ये भी जानकारी सामने आई है और ये ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला हर उस आम परिवार के लिए जो पनीर का कंजम्पशन करता है। बिल्कुल यही वजह है कि खाद्य विभाग की टीम जो है वो लगातार छापेमारी भी करती है। त्योहारी सीजन के वक्त ये रेट जो है वो बढ़ जाती है और ऐसे में बताया जा रहा है दिल्ली एनसीआर में बड़ी खेप पनीर की जो सप्लाई होनी थी उसे पकड़ा गया है और ये मिलावटी पनीर निकली है। कूड़े की गाड़ी में पनीर डालती खाद्य विभाग की टीम। मिलावटी पनीर का ये कारोबार दिल्ली से सटे नोएडा में फल फूल रहा था। त्योहारों के सीजन में इसे दिल्ली और एनसीआर में सप्लाई किया जाना था, लेकिन उससे पहले FSSAI की टीम ने यहां छापा मारकर 550 किलो से ज्यादा मिलावटी पनीर को नष्ट किया। ये पनीर हरियाणा की मेवात स्थित जंगी मिल्क प्लांट की गाड़ी में पाया गया था। टीम को पहली नजर में ही ये पनीर मिलावटी और खाने लायक नहीं लगा, जिसके बाद इसका नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। नकली पनीर को दूध से नहीं बल्कि मिल्क पाउडर, डिटर्जेंट और रंग मिलाकर तैयार किया जाता है। FSSAI देश भर में मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। इससे पहले 10 अक्टूबर को गौतम बुद्ध नगर में 1100 किलो मिलावटी मिठाई और 38 किलो नमकीन को नष्ट किया गया था। एक मां के सामने दर्दनाक बच्ची की मौत हो जाती है और इसके अलावा कौन सी खबरें हैं जो वायरल हो रही हैं, आपको दिखाते हैं 2 मिनट में। महाराष्ट्र के नासिक में ट्रक ने स्कूटी को कुचल दिया। इस हादसे में एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर दिल्ली भाग जाते थे, अब ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। देखिए सर, पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चलता और दहाड़े मारकर रोता ये बदमाश एक चैन स्नेचर है, जिसे गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश का नाम अमन है और मुठभेड़ के दौरान अमन के दोनों पैरों में गोली लगी है। दरअसल बदमाश अमन अपने साथी अभिषेक के साथ कनावनी पुलिया से गुजर रहा था, जहां चेकिंग कर रहे पुलिस वालों ने दोनों को रुकने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने बाइक तेजी से भगा दी। हालांकि थोड़ी ही दूरी पर इनकी बाइक फिसल गई, जिसके बाद दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हालांकि जवाबी कार्रवाई में अमन दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को तत्काली हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां पूछताछ में इसने अपना नाम अमन बताया है तथा अपने साथी का नाम अभिषेक बताया है। इनका खून का भी आपराधिक इतिहास मिला है। इनके द्वारा एनसीआर क्षेत्र में चोरी तथा स्नैचिंग की घटनाएं कायद की जाती हैं। विगत दिनों थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में हुई स्नैचिंग की एक घटना में भी इन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है। इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं पुलिस ने अमन के साथी अभिषेक को भी गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों दिल्ली एनसीआर में कई लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। विशेषकर ये महिलाओं और बुजुर्गों को अपना निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने आरोपियों से बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया और इलाज के बाद दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। दुर्गापुर में MBBS की छात्रा से गैंगरेप मामले में अब बवाल जो है वो शुरू हो चुका है। सियासी बवाल इसलिए कि ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया वो अजीबोगरीब था। अब अपने ही बयान पर ममता बनर्जी ने सफाई दी। तो ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उनका कहने का मतलब ये नहीं था। हालांकि उनका जो बयान सामने आया था उसमें उन्होंने कहा था कि रात के 12 बजे के बाद में हॉस्टल से बाहर जाने की परमिशन लड़की को कैसे मिली और लड़की इतने बजे बाहर कैसे गई थी। लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान, जिसके बाद अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। हालांकि पीड़िता के पिता ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा है। MBBS छात्रा से गैंगरेप केस में आपको बता दें 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
पश्चिम बंगाल में मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की घटना से एक बार फिर सियासत उबल गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़कर 10 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। मामले की जांच चल रही है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी के एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। ममता बनर्जी ने युवती के हॉस्टल से रात में निकलने पर ही सवाल उठा दिया है। नाइट टाइम they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report, and police is searching all the people, and nobody will be excused. Whoever is guilty, they will be punished strictly. ममता बनर्जी के इस बयान के बाद तो मानो सियासी महकमे में दीदी घिर गई हैं। खुद पीड़िता के पिता ने भी बयान को लेकर निशाना साधा। बीजेपी ने भी चौतरफा हमला बोला। वो क्या समझेगी, वो लड़की का वो तो लड़की है, लड़के का दर्द समझाता तो वो सब प्रॉब्लम क्यों होता। हमारा मांगे जो बदमाश आदमी जो गंदा काम किया उसको सजा अच्छी से अच्छी सजा होना चाहिए। उधर तो लैंड और सिचुएशन इतना खराब है कि बोलने लायक नहीं है। उधर कुछ साल पहले एक बार तो हमने देखा एक लेडी डॉक्टर को कितना टर्चर करके मार दिया गया। अभी हमारा एक मेडिकल स्टूडेंट का ऐसी हालत हुआ। चौतरफा हमले के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर आई। उन्होंने सारा ठीकरा मानो मीडिया पर ही फोड़ दिया और कहा कि मीडिया ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं उसका जवाब देती हूं और फिर आप उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इस तरह की राजनीति मत कीजिए। पश्चिम बंगाल में मेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में दुर्गापुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म में शामिल आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पता चलता कि ये पूरी गैंगरेप है। यहाँ 6 पीपल इन्वॉल्व था जी। जो 6 आदमी जाके उसको रेप किया, ठीक है। उसका बाद रेप एक ही आदमी किया, लेकिन आप जानते हैं कि जो हम लोग का जो गैंगरेप का जो डेफिनेशन है, कोई अगर सपोर्ट करेगा वो भी आ जाएगा अंडर दी डेफिनेशन ऑफ गैंगरेप। दुर्गापुर गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बेटियों की सुरक्षा पर उठ रहे सवालों को फिर से खड़ा कर दिया है। कानून व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार फिर कटघरे में नजर आ रही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में ट्रेंडिंग वायरल वीडियो। इस डॉगी की कमाल की स्किल्स देखकर आप चौंक जाएंगे। देखिए सामने बाइक खड़ी है और ये डॉगी झट से उछलकर इस पर सवार हो जाता है। ये सब तो तमाम ही था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि तस्वीरें आम से खास हो जाती हैं। कुछ ही देर में गलती से ही कि घुसपैठिया जो चिल्लाते हैं वो खुद ही घुसपैठिया हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से हैं और उन्होंने यूपी में घुसपैठ की है, ये कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव के सब बयान के बाद अब सियासी बवाल मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप की ये जो राजनीति है वो अब शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी हैं। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? जमीन की जंग में कहां हुआ रिश्तों का कत्ल? हवलदार ने कहां खोल दी नकली नोटों की फैक्ट्री। 2 मिनट में क्राइम की तमाम खबरें देखिए जरा। राजस्थान के टोंक में जमीन विवाद के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सुरेश गुर्जर नाम के शख्स को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के आरोप में पुलिस ने सुरेश के भाई, भाभी और चाचाओं को गिरफ्तार